मुंबई शहर में हेमलता अपने बेटे की शादी के लिए तरह तरह की लड़कियां देख रही थी। तभी एक दिन, देखिए पंडित जी, मुझे अपने बेटे आर्यन के लिए सबसे बेहतर लड़की चाहिए। मेरा बेटा जितना स्मार्ट और पढ़ा लिखा है, लड़की भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। इसलिए आप जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर आप उसे मेरे पास लेकर आइए। चलिए, अब मैं रखती हूँ फोन। विष्णु उनकी सारी बातें सुन लेता है। और तभी, अरे भाग्यवान, इतनी देर से किससे बात कर रही थी तुम? मैं तो वो पंडित जी से बात कर रही थी। अपने बेटे आर्यन के लिए एक अच्छा रिश्ता देखने के लिए कहा है मैंने, ताकि वो कोई अच्छी लड़की ढूंढ सके। पर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई क्या तुम? मेरे दोस्त रघुनाथ की बेटी जो स्नेहा है, हमने उससे आर्यन का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। ये आप क्या कह रहे हो? कहाँ पर वो एक गरीब किसान की बेटी, और कहाँ पर हमारा बेटा जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। अरे हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। नहीं नहीं, ये रिश्ता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप इस बात को यही भूल जाइए। नहीं हेमलता, ये रिश्ता तो होकर ही रहेगा। अगर उस वक्त रघुनाथ ने मुझे पैसे उधार नहीं दिए होते, तो आज मैं यहाँ मुंबई में नहीं, बल्कि गांव में मजदूरी कर रहा होता। अरे उसका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए उसकी अगर शादी होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्नेहा से ही होगी। और मैं कल ही वो रिश्ता लेकर गांव जा रहा हूँ। इतना कहकर विष्णु वहां से चला जाता है। फिर अगले सुबह विष्णु गांव जाने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी ओर गांव में रघुनाथ और उनकी पत्नी कमला अपनी बेटी स्नेहा की शादी को लेकर परेशान बैठे होते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी बेटी स्नेहा तो अब बड़ी हो गई है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हो जी? आपके दोस्त विष्णु के बेटे आर्यन से तो हमारी बेटी का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, तो हम उन दोनों की शादी नहीं करवाएंगे क्या? अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब से विष्णु शहर गया है, ना तो उसने कोई खत लिखा है, ना ही हमारा हालचाल पूछा है। अरे अब तो वो करोड़पति बन गया है, और गांव वाले तो अब ये कहते हैं कि उसका बेटा तो महीने का लाखों रुपए कमाता है, तो वो भला हमारी बेटी से शादी क्यों करेगा? और हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे तो ये लगता है कि अब तो वो ये रिश्ता कभी नहीं मानेगा, और इसीलिए मैं इतना परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि कहीं और ही रिश्ता देख लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। वो लोग तो बहुत अमीर हो गए हैं, और हम ठहरे गरीब। हमारा और उनका कोई मेल नहीं। दोनों उदास होकर सोच में डूबे ही होते हैं कि अचानक से वहां पर विष्णु आ जाता है। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? विष्णु, तू सच में मेरे घर आया है? हाँ रघुनाथ। अरे तू तो बूढ़ा हो चला है भाई। आंखें भी तेरी कमजोर हो गई हैं। जरा सपने वपने कम देखा कर। मैं सच में तेरे सामने खड़ा हूँ। अरे क्या तू भी विष्णु, तू भी अब कोई जवान नहीं रहा। समय ने हमें भी बूढ़ा कर दिया है। और आज इतने सालों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? क्या तू भी, भला तेरी याद मुझे क्यों नहीं आएगी? आखिर मैंने तुझे वचन जो दिया था, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी स्नेहा की शादी मेरे बेटे आर्यन से हो। क्या? सच में? लेकिन विष्णु, भाभी जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? मैंने वचन दिया है तो वही होगा। अगर उस वक्त तूने मुझे अपना खेत गिरवी रखकर पैसे नहीं दिए होते, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। लेकिन विष्णु, तू बहुत अमीर हो गया है, और मैं पहले जैसा गरीब का गरीब ही हूँ। मेरे पास तो ढंग के खाने के पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए मैं तुझे दहेज में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। देख भाई, तू ये बात यही खत्म कर दे, और अपनी बराबरी के घर में रिश्ता कर। अरे चुप कर रघुनाथ, कह दिया ना मैंने तुझे, मेरे घर की बहू और कोई भी नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी स्नेहा ही बनेगी। वाह भाई साहब, हमने तो ये सोचा था कि आप लोग अमीर होकर घमंडी हो गए होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। अमीर होकर भी दिल के सच्चे हो आप। कमला भाभी, हम चाहे शहर क्यों ना चले जाए, पर इस गांव की मिट्टी और संस्कार हम कैसे भूल सकते हैं?
हाँ भाई, ये बात तो तूने एकदम सही कही। फिर कुछ ही दिनों में तैयारियां होती हैं और स्नेहा और आर्यन की शादी धूमधाम से हो जाती है। फिर शादी के बाद जब स्नेहा पहली बार अपने ससुराल आती है, तभी हे भगवान, ये घर तो कितना बड़ा है। हमारे तो पूरे गांव के लोग भी इसमें रह सकते हैं। और ऊपर से ये घर तो कितना स्टैंडर्ड और क्लास वाला लग रहा है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। तभी वहां पर हेमलता आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना आर्यन बेटा? अब इतनी दूर कार चला कर आए हो तुम। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, अब मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारी पिताजी की वजह से ना जाने तुम्हें और मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा। चलो, तैयार हो जाओ अब। आर्यन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अरे ओ महारानी, चलो अब अंदर आ जाओ। अरे क्या पापा जी, आप भी ये कैसी बहू लेकर आए हो आप? ये तो एकदम ओल्ड फैशन है और इसमें तो कोई कपड़ों का फैशन सेंस भी नहीं है। ओ माय गॉड, मैं तो ऐसी साड़ी कभी घर पर भी नहीं पहन सकती। पता नहीं पापा जी की पसंद को क्या हो गया है। बस करो बहू। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही स्नेहा भी इस घर की बहू है। इसीलिए आइंदा से ऐसी बात बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। विष्णु की बातें सुनकर जेठानी वहां से चली जाती हैं। देखो बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो सुबह उठकर सबके लिए तरह तरह के खाना बनाना। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा जरूर बनाना। सबको बहुत पसंद है वो। लेकिन ध्यान रखना, उसमें मावा और मखाने अच्छे से डालना। हमारे घर में अधूरा हलवा किसी को भी पसंद नहीं आता। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी। इतना कहकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। देखो स्नेहा, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हमारा क्लास भी बहुत अलग है। मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह पढ़ी लिखी होगी, लेकिन पापा के वचन की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम मुझसे पति पत्नी वाली कोई उम्मीद मत रखना। हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसे नहीं। एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ और मैं वहां सोफे पर सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप बेड पर ही सो जाइए। आखिर ये आपका कमरा है ना, और मेरा क्या है। मैं सो जाऊंगी सोफे पर। नहीं स्नेहा, अब ये कमरा तुम्हारा भी है, इसीलिए तुम बेड पर आराम से सो जाओ। मैं सो जाऊंगा सोफे पर। पता नहीं यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अमन जी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पता नहीं ये रिश्ता मैं कैसे निभाऊंगी। यहाँ का घर तो कितना बड़ा, क्लासी और स्टैंडर्ड है, और मैं ठहरी एक गांव की साधारण लड़की। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मुझे सबको खुश करना ही होगा। कल सुबह मैं जल्दी उठूंगी और सबके लिए एकदम बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाऊंगी, जिसे खाकर सभी लोग मुझ पर खुश हो जाएंगे। इतना सोचते हुए स्नेहा सो जाती है और वो सुबह के 3 बजे उठ जाती है। फिर उसके बाद वो रसोई में पहुंचती है। अरे ये क्या, यहाँ रसोई में तो चूल्हा है, ना ही कोई गैस। तो अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? जब मम्मी जी उठेगी तब उन्हें नाश्ता चाहिए होगा। जाने दो, मैं मिट्टी का ही चूल्हा बना देती हूँ, फिर उसी पर खाना बनाऊंगी मैं। जल्दी जल्दी में वो मिट्टी का चूल्हा किचन में ही बनाती है और तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। जैसे ही घर वाले उठते हैं तो वो देखते हैं कि रसोई में से धुआं निकल रहा है। हे भगवान, हमारे घर में ये धुआं कहाँ से आ रहा है और ये अजीब सी गंध कैसी है? तभी हेमलता रसोई में चली जाती है। सत्यानाश हो तेरा, ये तूने क्या कर दिया बहू? हमारा इतना हाईफाई किचन था और तुमने तो इसमें देहात वाला मिट्टी का चूल्हा रख दिया। जरा देखो नीचे, सारे टाइल्स खराब कर दिए तुमने। ऊपर से ये पूरा किचन धुएं से भर गया है। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर खाना कैसे बनाऊं। यहाँ पर तो कोई गैस भी नहीं था और इसीलिए मैंने मिट्टी का चूल्हा बना दिया ताकि आप सबको टाइम पर नाश्ता दे पाओ। हे भगवान, अब मैं तुझे क्या ही कहूँ। ओवन है, माइक्रोवेव है और ये इंडस्ट्रियल गैस भी है।
लेकिन फिर भी तूने ये चूल्हा बना दिया। इसीलिए मैं कहती थी कि ये गांव वाली बहू को मत ला। अब आप ही देख लीजिए कि हमारी बहू ने ये किचन का क्या हाल कर दिया है। शांत रहो हेमलता। अरे बहू को थोड़ा टाइम दे दो। ये पहली बार हमारे घर में आई है, तो धीरे धीरे करके सब सीख जाएगी ना। अब आज इसकी पहली रसोई की रस्म है, तो ये कुछ भी समझ नहीं पाई। लेकिन तुम अगर इसे सिखाओगी तो ये सब समझ जाएगी। अब छोड़ो इन सब बातों को। मुझे तो बहुत भूख लगी है। बताओ बहू, खाने में क्या क्या बनाया है तुमने? पूरी, आलू मटर की सब्जी, भिंडी का अचार और मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है मैंने। और ये सब मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है पापा जी। चलिए, आप लोग वहां पर बैठ जाइए। फिर सभी लोग वहां टेबल पर बैठ जाते हैं और वो खाना वो मजे से खाने लगते हैं। अरे वाह बहू, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खास करके ये मूंग दाल का हलवा, ये तो एकदम कमाल का बना है। शुक्रिया पापा जी। वैसे मम्मी जी ने मुझे ये कहा था कि आज भी मीठे में गाजर का हलवा बनाऊं, लेकिन घर में मुझे गाजर मिली ही नहीं, इसीलिए मैंने मूंग दाल का हलवा बना दिया। कोई बात नहीं बहू, ये भी बहुत बढ़िया बना है। सच में, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ स्नेहा, वैसे तो ये खाना ठीक ही बना है। दिखने में भले ही तुम ओल्ड फैशन लगती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का स्वाद तो बहुत अच्छा है। अरे हेमलता, तुम भी बताओ ना, कैसा बनाया है बहू ने खाना? हाँ हाँ, ठीक ही बनाया है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि मैं इसे अपने सर पर चढ़ा दूं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन हेमलता सीढ़ी उतरते समय गिर जाती है। अरे रेशमा बहू, जल्दी से आ जाओ, मेरा पैर फिसल गया। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो हो ना? अरे बातें क्या कर रही है, जल्दी उठा मुझे। अरे नहीं मम्मी जी, मैंने आज ही अपने हाथों का मैनिक्योर करवाया है, और ऐसे में अगर आपको उठाऊंगी तो मेरे नाखून भी टूट सकते हैं। एक मिनट आप रुकिए। हाँ, मैं अभी नौकर को बुला देती हूँ। हेमलता को ऐसे देखकर स्नेहा वहां पर भागी चली आती है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर स्नेहा हेमलता को उठाकर वो उसे उसके कमरे में लेकर जाती हैं। आप यहीं पर बैठिए मम्मी जी, तब तक मैं थोड़े गर्म पानी की सिकाई कर देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर स्नेहा गर्म पानी लाकर हेमलता की कमर की सिकाई करती है। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या बहू, पूरी रात तो यही सोई थी क्या? हाँ मम्मी जी, मुझे आपका ख्याल रखना था। अब आपकी हालत कितनी खराब है, आपको तो उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गई। शुक्रिया बहू, तूने मेरी बहुत सेवा की है। अरे बड़ी बहू ने तो मेरी थोड़ी भी मदद नहीं की, लेकिन तूने यहाँ पूरी रात जागकर मेरी सेवा की। सच में बेटा, तुम बहुत अलग हो, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। ऐसे ही एक दिन, अरे नहीं राहुल, मैं अपनी पत्नी को नहीं ला सकता। आखिर तू बात को क्यों नहीं समझ रहा? देख यार, अगर भाभी जी को तूने नहीं लाया तो ये बात तो साफ होती है कि तेरी शादी की पार्टी अधूरी रहेगी। और ऊपर से आज तो मेरी एनिवर्सरी है, इसीलिए तुझे भाभी जी को लेकर आना ही होगा। और अगर तू नहीं लेकर आया तो हमारी दोस्ती खत्म समझ। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाऊंगा मैं। तभी वहां पर स्नेहा आती है। क्या हुआ अमन जी, आप किससे बात कर रहे थे? वो मेरा दोस्त राहुल है, वो तुम्हें अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुला रहा है। तो अच्छी बात है ना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम पर निकलना है हमें। तभी स्नेहा अलमारी में से साड़ियां निकालती हैं और उन्हें लेकर वो हेमलता के पास चली जाती हैं। मम्मी जी, इनमें से मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज अमन जी के दोस्त के यहाँ पर उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है। अरे आज तो तुम्हें थोड़ा हटके पहनना होगा। कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में पहना देती हूँ। फिर हेमलता उस साड़ी को वेस्टर्न स्टाइल में पहनाती है
अरे वाह मम्मी जी, ये तो एकदम कमाल हो गया। एकदम अलग सा लग रहा है ये। हाँ बेटा, आखिर तुम्हें अमन के दिल में उतारना है, तो तुझे भी उसके हिसाब से दिखना पड़ेगा ना। आपका बहुत धन्यवाद मम्मी जी। अब आप हो ना मेरे साथ, तो मैं अमन जी का दिल भी जल्द ही जीत जाऊंगी। उतने में वहां पर अमन आ जाता है। अरे वाह स्नेहा, आज तो तुम बिल्कुल अलग ही लग रही हो। इस पहनावे ने तो तुम्हारा पूरा लुक ही बदल दिया। लेकिन अब चलो, देर हो रही है हमें। फिर वो दोनों राहुल के घर चले जाते हैं। और तभी, अरे क्या हुआ राहुल, तुमने मुझे पार्टी के लिए बुलाया और अब खुद यहाँ पर रो रहा है तू। और तूने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। आखिर क्या बात है भाई? माफ कर दे यार, मैं अपनी पत्नी को आज सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं घर आया, मेरी पत्नी मेरे नौकर के साथ थी और मैंने जब उसका विरोध किया तो उसने मेरा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक बैलेंस सब लेकर भाग गई। मैं सड़क पर आ गया हूँ यार, कहीं का नहीं रहा मैं। अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ। और अब मुझे लग रहा है कि तुमने गांव की लड़की के साथ शादी करके बहुत अच्छा किया। अरे शहर में जो लोग छोटे कपड़े पहनते हैं वो अक्सर धोखा देते हैं, लेकिन शादी के लिए तो भाभी जैसी ही कोई संस्कारी और सरल लड़की चाहिए। सच में भाई, तूने शादी एकदम सही लड़की से की है। देख यार, मैं तुम्हारा दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन अगर कुछ मदद चाहिए तो बता देना, वो मैं जरूर करूंगा। इतना कहकर वो दोनों घर लौटते हैं। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पहले मैंने तुम्हारे काव और पहनावे को लेकर बहुत गलत समझा, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमें अपने रिश्ते को मौका देना ही चाहिए। हाँ अमन जी, क्यों नहीं? आखिर हम पति पत्नी हैं और एक मौका देने से तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो सकता है। हाँ स्नेहा, सही कहा तुमने। अरे मेरा दोस्त तो हमेशा एक मॉडल जैसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था और अब देखो उसकी हालत। इसीलिए हमें अपने रिश्ते की कदर करनी चाहिए। इस तरह से सभी लोग स्नेहा को अपना लेते हैं और वो सब साथ में खुशी से रहने लगते हैं। रसोई में नेहा कद्दू छिल रही होती है और तभी वहां पर मधु ब्रोकली लेकर आती है। अरे ये क्या है नेहा, तुम कद्दू क्यों बना रही हो? बाजार में इतनी अच्छी और हेल्दी हेल्दी सब्जियां मिलती है, लेकिन एक तुम हो जो वो सारी सब्जियां छोड़कर बस कद्दू लेकर आई हो। भले ही मैं कद्दू बना रही हूँ, लेकिन आपका दिमाग भी किसी कद्दू से कम नहीं है। अरे आप भी थोड़ा खा लेना, कद्दू से दिमाग भी बढ़ जाएगा आपका, और वो सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी तो होता है। ऊपर से हमारे बजट में भी आता है। और रही बात इस ब्रोकली की, तो ये सब्जी कितनी महंगी होती है, ऊपर से सेहत के लिए भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। अरे ऐसी सब्जी तो कोई मरीज भी ना खाए। हाँ हाँ, अरे तुम तो यही बोलोगी। वैसे सच सच बताना, तुमने अपनी लाइफ में ये ब्रोकली पहली बार देखी है ना? मैंने तो इससे पहले भी कई बार ब्रोकली देखी है, लेकिन मुझे इस ब्रोकली में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब खाओगी तब दिलचस्पी होगी ना। आखिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप मुझे बंदर बोल रही हो? अरे खुद को जरा आईने में देखो, आप ही की शक्ल एकदम बंदरिया जैसी है। अरे मैं तो खुद को 1000 बार देखती हूँ, फिर भी तुमसे लाख गुना अच्छी ही लगती हूँ मैं। और रही बात मेरी पसंद की, तो वो भी तुम्हारी पसंद से 1000 गुना ज्यादा ही अच्छी है। दोनों आपस में काफी बहस करने लगती है और तभी वहां पर उनकी सास उर्मिला आ जाती है। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? अब आप ही देखिए स्नेहा को माँ जी, बाजार में जाकर इतना सस्ता सा कद्दू लेकर आई है। अरे कद्दू भी कोई खाने वाली चीज है क्या? और ऊपर से ये है कि मेरे साथ बहस कर रही है। अरे नहीं माँ जी, बहस करने वाले काम तो जेठानी जी ने किए हैं, क्योंकि वो ब्रोकली लेकर आई है। अब ये ब्रोकली कितनी महंगी होती है, ऊपर से ये खाने में कुछ खास भी नहीं लगती। देखना आप, आज तो मैं कद्दू बनाने वाली हूँ, तो उसे खाकर आप उंगलियां ही चाटती रह जाओगी। उंगलियों का तो पता नहीं, लेकिन माँ जी के मुंह का स्वाद जरूर खराब हो जाएगा। तुम दोनों अब बस भी करो। अरे मेरे पीठ पीछे तो तुम दोनों लड़ाई झगड़ा कर ही रही थी, और अब जब मैं तुम दोनों के सामने खड़ी हूँ
तो तुम दोनों वापस झगड़ने लगी हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अरे अपनी सास को देखकर तो चुप हो जाओ। तो आप क्या चाहती हो माँ जी? हम शर्माते हुए लड़ाई करें? हद होती है किसी चीज की। तुम दोनों तो सच में बहुत बेशर्म हो। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं कोई बेशर्म नहीं हूँ। और आपको अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। अब तुम दोनों चुपचाप अपनी अपनी सब्जी बनाओ और फिर उसे बाहर लेकर आओ। फिर वो सब्जी मैं ही चखकर बताऊंगी कि किसकी अच्छी बनी है। लेकिन अब वापस से तुम दोनों शुरू मत हो जाना। इतना कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद मधु मार्केट से काफी सुंदर सुंदर पर्दे लेकर आती है। ये देखो नेहा, मैंने कितने सुंदर सुंदर पर्दे लाए हैं मार्केट से। और तुम्हें पता है, ये पर्दे मुझे सेल में मिले हैं, जिसकी वजह से ये पर्दे तो मुझे आधे दाम में मिल गए। हे भगवान! अरे आप तो पैसों को पानी की तरह बहाने लगती हो और आप इसे अच्छा कह रही हो। अरे इससे अच्छे पर्दे तो मैंने घर पर ही बना दिए हैं, वो भी बिना 1 रुपए का खर्चा किए। ये देखिए, ये पर्दे मैंने साड़ी से बनाए हैं। अब वो साड़ी तो कहीं पहनने वाला नहीं था ना, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने उसके पर्दे बना दिए। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ। कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हें अभी गलत साबित करती हूँ। अरे प्रीति, जरा इधर तो आना। मधु के बुलाने से प्रीति वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये देखो प्रीति, मैं मार्केट से कितने सुंदर पर्दे लेकर आई हूँ। वो भी सेल में मिले थे तो हमारे पैसे भी बच गए। और इस नेहा ने फटी हुई साड़ियों से पर्दे बनाए हैं और मुझसे कंपटीशन कर रही है। बोल रही है कि इसके बनाए हुए पर्दे मेरे पर्दों से ज्यादा अच्छे हैं। अब तुम ही बताओ, ये पर्दे कहाँ से अच्छे लग रहे हैं? अरे इसे अगर घर में लगाएंगे ना तो ये तो हमारे घर की शोभा बिगाड़ेंगे। और मैं तो ऐसे पर्दे अपने बाथरूम में भी ना लगाऊं। बाथरूम में? अरे ऐसे पर्दे बाथरूम के लिए बने ही नहीं हैं। उल्टा ऐसे पर्दे तो बड़े बड़े होटलों में होते हैं। अरे नहीं भाभी, सच कहूँ तो ये पर्दे बहुत ही खराब लग रहे हैं। माना कि आप बचत करती हो और ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इतना तो है ना, तो इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? और सच कहूँ तो मुझे तो मधु भाभी ने लाए हुए पर्दे बहुत अच्छे लगे। अब वो दोनों अक्सर ऐसे ही बहस करती रहती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उर्मिला अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। तुम दोनों को पता तो है ना, आज हमें शादी में जाना है। जी माँ जी, आपकी बहन के बेटे की शादी है ना, मुझे अच्छे से याद है। और इसीलिए मैं तुम दोनों को बराबर से पैसे दे रही हूँ। अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लेना, ठीक है ना? थैंक यू माँ जी। देखना आप, मैं तो एकदम सुंदर साड़ी लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों अपने पसंद से कपड़े लेने चले जाते हैं। ठेले पर तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ रहती हैं, इसीलिए मैं ठेले से ही साड़ी लूंगी। और उस मॉल में जाकर महंगी साड़ी लेने से क्या ही मतलब है? उससे अच्छा मैं ठेले की सस्ती साड़ी ही ले लूं और साथ में बचे हुए पैसों से मैं घर के लिए सामान भी ले लूंगी और उसी बहाने माँ जी मुझ पर खुश भी हो जाएंगी। फिर दोनों बहू अपनी अपनी शॉपिंग करके वापस घर लौटती हैं और नेहा के हाथ में इतना सारा सामान देखकर उर्मिला एकदम चकित रह जाती है। अरे नेहा बहू, तेरे हाथ में इतना सारा सामान? अरे घर की जरूरत के सामान तो क्यों लेकर आई है? अरे वो पैसे तो मैंने तुम दोनों को दिए थे अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए। अरे वो सब छोड़िए माँ जी, और आप मेरी साड़ी देखिए, कितनी सुंदर है ना? हाँ बहू, वाकई में तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे माँ जी, मेरी भी साड़ी देख लीजिए, ये साड़ी मैंने ठेले से ली है। सुंदर की सुंदर और पैसे भी कम लगे। और फिर जो पैसे बचे थे ना, मैं उसमें घर के लिए सामान लेकर आई हूँ। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। उर्मिला के मुंह से नेहा की तारीफ सुनकर मधु को अब काफी जलन होती है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब नेहा ने बस माँ जी की तारीफ बटोरने के लिए किया है। अच्छे से जानती हूँ मैं उस नेहा को, वो तो बस माँ जी के गुड बुक्स में आना चाहती है।
फिर कुछ दिनों के बाद, कितने दिन हो गए हैं और हम कहीं बाहर फैमिली ट्रिप के लिए गए ही नहीं। इसलिए आज मैंने प्लान बनाया है कि हम सब आज बाहर डिनर पर जाएंगे। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको साथ में बाहर वक्त बिताए हुए बहुत टाइम हो गया है और अब तो पिकनिक वगैरह भी नहीं हो पाती। तो आज फैमिली डिनर तो बनता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। तो तय रहा, आज हम सब साथ में फैमिली डिनर पर जाएंगे। फिर रात के समय जब सभी लोग तैयार होकर निकल रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को नेहा टोक देती है, अरे एक मिनट, आप लोग बस एक बार मेरे साथ छत पर आना। फिर नेहा के पीछे पीछे सभी लोग छत पर जाते हैं और छत को इतना सजा हुआ देखकर वो एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है बहू, तूने छत को इतना सुंदर बनाया है? हाँ माँ जी, भला और कौन करेगा। अगर आज हम सब लोग बाहर खाना खाने जाते तो आने जाने का किराया लग जाता, फिर वहां पर जाकर खाते उसका पैसा अलग से लग जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं इस छत को ही सुंदर बना देती हूँ। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट टाइप। और ऊपर से मैंने खाना भी घर पर ही बनाया है, बिल्कुल जैसा बाहर मिलता है। सच में बहू, मान गए तुझे हम। तू तो कभी कभी हमें हैरान कर देती है। आज तो तूने इतने पैसों की बचत की और ऊपर से ये टेरेस तूने कितने अच्छे से सजाया है। इसे जताने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। सभी लोग नेहा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बहुएं घर का राशन लेने जाती हैं। नहाने का साबुन भी खत्म हो गया है, तो मैं इस बार शॉवर जेल लेने का सोच रही हूँ। अरे हद होती है, शॉवर जेल लेना जरूरी है क्या? उसके दाम में दर्जनों साबुन मिलते हैं, इसलिए मैं तो वही लूंगी। बिल्कुल भी नहीं नेहा। फिर वो दोनों अपने अपने मन से सामान लेकर आती हैं। फिर जब नेहा के लाए हुए साबुन से प्रीति नहाती है तब उसके शरीर पर दाने होने लगते हैं। ये देखिए माँ, नेहा भाभी ने जो साबुन लाया था ना, उससे नहाने के बाद मेरा ये क्या हाल हो गया। अरे ये तो होना ही था। इतने सस्ते दाम वाले जो थे ये साबुन, और लगता है इसकी एक्सपायरी डेट भी निकल गई होगी। अरे तो पागल हो गई है क्या बहू? माना कि तू बचत करती है तो उसी बहाने ठेले से कुछ भी उठाकर लेकर आएगी क्या? अब देख मेरी बेटी का ये क्या हाल हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद जब मोहल्ले में ठेले पर साड़ी बेचने वाला आता है तब उसे देखकर नेहा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ठेले पर साड़ी बेचने वाला आया है, मैं अब भी माँ जी से बात करती हूँ। फिर नेहा अपनी सास के पास चली जाती है। अरे माँ जी, वो ठेले पर साड़ी बेचने वाला आया है, प्लीज दिला दीजिए ना मुझे वो साड़ी। देखिए, मना मत करना, वो साड़ियाँ बहुत अच्छी और कंफर्टेबल होती हैं और सस्ती भी होती है। चल ठीक है। फिर वो दोनों ठेले वाले के पास जाती है। अरे भैया, साड़ी खोलकर दिखाइए ना। अरे नहीं मैडम जी, अगर ये साड़ी हमने खोल दी तो दूसरा ग्राहक इसे लेने के लिए मना कर देगा, इसलिए ये साड़ी हम आपको खोलकर नहीं दिखा सकते। और इतना क्या सोच रही हो, फोटो में दिख रही है वैसी ही है साड़ी, तो आप उसी के ऊपर पसंद कर लो। ठीक है भाई साहब, ये 5 साड़ियाँ दे दीजिए। फिर नेहा साड़ी लेकर अंदर आती है और जब वो साड़ियाँ खोलती है तो कोई साड़ी फटी हुई होती है तो कोई चली हुई होती है, तो कोई कोई साड़ियों का रंग भी गया होता है। अरे वाह, ये ठेले की साड़ियाँ तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। देख लिया ना तुमने? अरे माँ जी, सच में ये साड़ियाँ सुंदर होती हैं, लेकिन पता नहीं आज ये कैसे हो गया। जाने दे बहू, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बात से तो सीख ले। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर पर गेस्ट आते हैं। अरे प्रीति, जरा ये टेस्ट करना तो, मैंने मटर मशरूम बनाया है सबके लिए, और ये भी खाकर बताना प्रीति। घिया घी की सब्जी बनाई है मैंने, दही वाली, खाकर बताओ कि कैसी बनी है। फिर प्रीति उन दोनों का बनाया हुआ खाना खाती है और वो खाकर उसका मुंह बन जाता है। अरे क्या हुआ प्रीति? अरे मधु भाभी, आपकी इस मटर मशरूम में तो बहुत ज्यादा नमक हो गया है,
और नेहा भाभी, आपकी घिया की दही वाली सब्जी में काफी ज्यादा मिर्च हो गई है और ये खाना तो गेस्ट लोग बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। आज तो पक्का सबके सामने हमारी नाक ही कट जाएगी। अब क्या होगा? हमने खाना इतनी मेहनत से बनाया था। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मुझे सब्जी में नमक कम करना आता है। रुकिए, मैं अभी इसमें थोड़ा दही डालूंगी तो नमक कम हो जाएगा। और नेहा, मुझे भी सब्जी का तीखापन कम करना अच्छे से आता है, तो मैं भी तुम्हारी सब्जी खाने लायक बना दूंगी। फिर दोनों एक दूसरे का साथ देती है और एक दूसरे की कमियों को पूरा कर देती है, जिसके बाद सब मेहमान खाना खाते हैं और उनके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे आज तो तुम दोनों ने कमाल ही कर दी। एक दूसरे का साथ देकर कितना अच्छा खाना बनाया और उसे खाकर मेहमान भी कुछ बोल नहीं पाए। भगवान की कृपा से आगे भी तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही साथ देती रहो, फिर हर परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद उर्मिला की दोनों बहुएं अपने हाथों में शॉपिंग बैग लेकर एक साथ घर आती है। अरे, तुम दोनों एक साथ शॉपिंग करने गई थी क्या? लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे कुछ और ही बोला था। हाँ माँ जी, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, तो मैं वहीं से मॉल चली गई और वहां से कुछ साड़ियां लेकर आई हूँ। और आपने तो मुझे दवाइयाँ लाने के लिए भेजा था ना, तो मुझे भी वहां पर एक ठेले वाला मिल गया, तो मैं भी उससे सस्ती सस्ती साड़ियां लेकर आई हूँ। फिर नेहा जैसे ही अपनी साड़ियां खोलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सभी साड़ियों का रंग उतरा हुआ होता है। और वही दूसरी तरफ मधु की सारी साड़ियां बहुत महंगी होती है। अरे ये क्या है? तूने लाई हुई सारी साड़ियों का रंग उतरा हुआ है। और मधु, तूने ये कितनी महंगी साड़ी उठाकर लाई है? महंगी हुई तो क्या हुआ माँ जी, कम से कम मेरी साड़ियां पहनने लायक तो है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी साड़ियां भी तुम्हारी साड़ियों से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन पता नहीं अब की बार ऐसा क्यों हो गया, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। अरे बस कर बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि सस्ती चीजों के पीछे मत भागा कर। अरे पिछली बार भी हमने ठेले से वो 5 साड़ियां ली थी ना, लेकिन उनमें से एक भी साड़ी अच्छी नहीं निकली। माना कि सस्ती चीजों से बचत होती है, लेकिन हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। अब यही देख ले, ठेले से साड़ी खरीदने के कारण तू उसे खोलकर भी नहीं देख पाई और ऊपर से पैसे बर्बाद हो गए, वो अलग बात। और मधु, तू बिना पैसे देके कुछ भी उठा लेती है। माना कि तेरी सारी साड़ियां सुंदर होती हैं, लेकिन कभी कभार पैसों की भी बचत कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज अच्छी ही हो। जरा अपनी देवरानी से सीख ले कि वो कितना मोल भाव करती है। और तुम दोनों अब से मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम दोनों अपनी अपनी मनमानी नहीं करोगी। अगर सस्ती या महंगी ये सब करती रही तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। उर्मिला अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, जिसके बाद उन दोनों को ये बात समझ भी आती है। और फिर उस दिन के बाद से नेहा खास करके ठेले से साड़ियां लेना बंद कर देती है। और वही दूसरी तरफ मधु साड़ियां लेने से पहले मोलभाव करती है। जमुना अपनी छोटी बहू अनुष्का के साथ रहती है। उसकी बड़ी बहू रिधिमा मर चुकी होती है और अब वो अपने बड़े बेटे राघव के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही होती है। ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, अरे अनुष्का बहू, तू तो लगभग गंजी हो चुकी है। अरे तूने तो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं भी क्या करूं माँ जी, मैंने कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, अनेक घरेलू उपाय भी किए, लेकिन मेरे बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहे। मुझे भी खुद की शक्ल आईने में देखकर बहुत रोना आता है माँ जी। एक मेरी रिधिमा बहू थी जो कितनी सुंदर थी। उसके बाल, उसकी आंखें एकदम कोहिनूर थी वो, लेकिन ऊपर वाले ने उसे हमसे छीन लिया। लेकिन एक तू है जो एकदम बदसूरत हो चुकी है। अब मैं अपने राघव के लिए एकदम सुंदर लड़की लाऊंगी और उसकी दूसरी शादी कराऊंगी। और तू अपने ये बाल ठीक कर ले, वरना मैं अपनी अजीत की भी दूसरी शादी करा दूंगी। उतने में वहां पर अनुष्का का पति अजीत आ जाता है
नहीं माँ, अगर आपको दूसरी शादी करानी ही है तो सिर्फ राघव भैया की कराइए, मेरी नहीं। अनुष्का जैसी भी हो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और प्लीज आप इसे बात बात पर ताने मत दिया कीजिए, क्योंकि इसके गंजेपन के पीछे इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ हाँ, तू तो अपनी जोरू की गुलामी ही कर। माँ तो गई तेल लेने, है ना? ऐसा नहीं है माँ, जो गलत है सो गलत है। चलता हूँ, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। जमुना को अजित पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब अनुष्का पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिस कारण सभी उस पर बहुत हंसते हैं और उसका तिरस्कार भी करते हैं। अरे ओ महारानी, कहाँ चली तू? मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। चलता फिरता सर्कस बन चुकी है तू। मोहल्ले के लोग तो तुझे देखते ही हंसने लग जाते हैं। पर माँ जी, चुपचाप घर पर बैठ और मेरे साथ बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। जमुना की यह बातें सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय के साथ साथ अब जमुना अपने बड़े बेटे के लिए दूसरी बहू ढूंढ लेती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा के बाल काफी लंबे और घने होते हैं, जिसे देखकर जमुना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये फोटो देख राघव बेटा, इसका नाम मीरा है। देख कितनी खूबसूरत है ये, और इसके लंबे बाल तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। बिल्कुल रिधिमा बहू की जैसी है ना? बता ना बेटा, शादी करेगा ना इसके साथ? लड़की ने तो हाँ कर दी है, अब तू बता। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। रिधिमा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए दूसरी शादी जरूर करूंगा, क्योंकि अगर रिधिमा होती तो वो भी मेरी खुशी ही चाहती। तो फिर ते रहा। अरे ओ उजड़ा चमन, जाकर मीठे मीठे गुलाब जामुन बना। आज तो जमकर मुंह मीठा करेंगे। ठीक है माँ जी। अब राघव और मीरा की शादी हो जाती है और वो दोनों घर के ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। वही अजीत, अनुष्का और जमुना का कमरा नीचे होता है। मीरा के घर आते ही सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे वाह जमुना बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लगती है। क्या काले और घने बाल है उसके! वाह! हाँ, लेकिन जरा छोटी बहू को भी देखो ना, वो पंजर खेत होता है ना, वैसे ही हो गया है उसका सर। अब तो उसके सर पर एक बाल भी नहीं बचा है। सही कहा तूने। दोनों औरतें अब हंसने लगती हैं और ये सब अनुष्का चुपके से देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आज बाहर से क्या क्या सामान लाना है मुझे बता दीजिए, मैं सब ला कर देती हूँ। वो दूध वाले भाई ने कहा है कि उन्हें अचानक से गांव जाना पड़ा है, इसीलिए अब हमें ही जाकर बाजार से दूध लाना होगा। अरे मीरा बहू, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? अगर तू इतना काम करेगी तो तेरे ये इतने सुंदर बाल और तेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। ये टकली है ना काम करने के लिए। ए टकली, चल, देख क्या रही है? आज बाहर से सामान तू लाएगी। वैसे भी तुझे ज्यादा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू तो ठहरी एक नंबर की बदसूरत। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए ना। अब जो जैसा होता है उसे वैसा ही कहेंगे ना। बस कीजिए माँ जी, आप दिन रात मुझे गंजे होने पर ताने नहीं दे सकती। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और अगर आपको काम बताना है तो इज्जत से बताइए, वरना मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे ओ गौनकेश, इज्जत उन्हें दी जाती है जो उसके लायक हो। ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। और अगर इज्जत कमानी है तो जाकर अपने गंजे सर पर बाल उगा। पनौती कही की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तूने। अरे वो तो मेरा बेटा है अजित, जो तुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैं उसकी खुशी के लिए तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तो तुझे किसी फुटबॉल की तरह कब का लात मारकर उड़ा देती। जमुना के कड़वे ताने सुन सुनकर अनुष्का और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो कोई भी आता बस मीरा की ही तारीफ किया करता। ऐसे ही एक रोज, अरे दीदी, आपके बाल कितने लंबे हैं,
आप तो इनकी देखरेख बहुत अच्छे से करती होंगी। क्या आप मुझे बता सकती हो क्या कि इन लंबे बालों का क्या राज है? प्लीज मेरे गंजे सिर के लिए कोई उपाय बताओ ना। लेकिन अनुष्का, मैं अपने बालों पर कुछ भी नहीं लगाती। मैं तो वही शैम्पू और तेल इस्तेमाल करती हूँ जो हर महिला करती है। तो फिर आपके बाल सबसे अलग कैसे हैं दीदी? साधारण रूप से तो किसी भी महिला के इतने लंबे बाल नहीं होते जितने कि आपके हैं। अरे नहीं अनुष्का, यही सच्चाई है। मेरे बाल एकदम नेचुरल हैं। वो तो बचपन से ही लंबे हैं और मेरे पास ऐसा कोई भी खास उपाय नहीं है। सॉरी अनुष्का, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जानबूझकर मुझे उपाय नहीं बता रही। अरे बताएगी भी क्यों? क्योंकि अगर बता दिया तो मेरे भी बाल उग जाएंगे और फिर इसके साथ साथ मेरी भी तारीफ हो जाएगी। ये भी कोई कम नहीं है। एक रिधिमा दीदी थी जो मेरी बड़ी बहन जैसी थी, और एक ये है चुड़ैल जो मुझे कुछ भी नहीं बताती। अनुष्का अब मीरा से नफरत करने लगती है और दूसरी तरफ मीरा अब अपने लंबे बालों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। और एक दिन एक बड़ा फोटोग्राफर उसके पास आता है। क्या? मैगजीन में फोटोशूट? हाँ मीरा जी, मैं और मेरी टीम चाहते हैं कि आप हमारी अगली मैगजीन के कवर पेज में रहो। आपके लंबे बालों की कई बातें सुनी है हमने, और उसके लिए हम आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अरे वाह माँ जी, क्या करूं? अब आप ही बताइए मुझे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जा बहू, कर ले फोटोशूट। जब सब लोग मैगजीन में तेरी फोटो देखेंगे तब सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने मत दे बहू। ठीक है फिर, मैं फोटोशूट करूंगी आपके साथ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मीरा अब फोटोशूट कराती है और इस कारण वो और भी ज्यादा तारीफें बटोरती है। और ये सब देखकर अनुष्का को मीरा से जलन होती है। ये देखो अनुष्का, मेरी फोटो, बताओ ना कैसी है? मेरे पास ढेर सारे काम पड़े हैं और मैं इन सब फालतू के कामों में अपना समय नहीं गवा सकती। अरे पर, लेकिन अनुष्का। अरे जाने दे इस नच्चड़ी को। वैसे भी ऐसे पनौती लोगों को ये सब नहीं दिखाना चाहिए। खुद के पास तो एक बाल भी नहीं बचा है, इसलिए ये नालायक तेरे घने बालों पर अपनी बुरी नजर लगा देगी। इसलिए तू इसे कुछ भी मत दिखा और इससे तो तू बचकर ही रहे। बस कीजिए माँ जी। अरे आप खुद के बाल भी तो देखिए ना। खुद भी उम्र के साथ गंजी होती जा रही है और बस मुझे ही नाम रखती हो आप। इडियट कही की। क्या कहा इसने? कोई अंग्रेजी में गाली दी ना इसने? बता मीरा बहू। अरे नहीं माँ जी। चुप हो जा, तू इसका बचाव मत कर। ए टकली, रुक जा, कहाँ भागती है? फिर रात होने पर अनुष्का ये सारी बातें अजीत को बताती है। देखो अनुष्का, माँ की बातों पर तुम ध्यान ही मत दिया करो। पहले भी मैंने उन्हें 1000 बार कहा है कि तुम्हारे गंजे पर तुम्हें ताने ना दे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं, उनकी भी उम्र हो चली है। अरे बुजुर्ग है इसीलिए मैं चुप रहती हूँ, वरना मुझे भी आता है अच्छे से जवाब देना। देखो अनुष्का, कोई तुमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं तो करता हूं ना, और हमेशा करता रहूंगा। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? आई लव यू मेरी खूबसूरत बीवी। लव यू टू अजीत। अगर तुम ना होते तो मैं टूट ही जाती। अजीत और अनुष्का गले लगाकर एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। वही दूसरी तरफ राघव मीरा के लिए एक नई साड़ी और गजरा लेकर आता है। अरे वाह, इस गजरे की महक तो एकदम कमाल की है। शुक्रिया राघव जी। वेलकम मीरा। वैसे तुम्हारा फोटोशूट तो एकदम चर्चे में है। आज दफ्तर में भी सब तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। बहुत खूब मीरा, थैंक यू। चलो अब पीछे मुड़ो। मैं ये गजरा अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाना चाहता हूँ। क्या? नहीं नहीं, आप मत लगाना। अरे लेकिन क्यों मीरा? और तुम अचानक से इतनी घबरा क्यों गई? वो क्या है ना, अब रात हो चुकी है और अब ये गजरा लगाकर कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये गजरा मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ।
फिर कल सुबह नहाने के बाद लगा दूंगी और दिन भर इसे अपने बालों में ही लगाए रखूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मीरा वो गजरा फौरन फ्रिज में रखने जाती है और कमरे के बाहर खड़ी अनुष्का ये देखकर हैरान रह जाती है। गजरा लगाने की बात सुनकर तो दीदी ने कितना अजीब रिएक्शन दिया। खैर, मुझे क्या है। अब अनुष्का आगे निकल जाती है। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता और जमुना सोई हुई होती है, तभी यही सही मौका है। मैं तो अब मीरा के कमरे में जाऊंगी और उसका शैम्पू और तेल इस्तेमाल करूंगी। वो तो मुझसे छुपा रही है कि वो सिर्फ मामूली तेल और शैम्पू इस्तेमाल करती है, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ अलग इस्तेमाल करती है और वो मुझे उसे नहीं बताना चाहती। अब अनुष्का उस तेल को इस्तेमाल करने जा ही रही होती है कि उतने में वो बोतल उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये तेल की बोतल तो फूट गई। उतने में वहां पर जमुना आ जाती है। क्या टूट गया रे? अरे ये क्या? तू यहाँ पर क्या कर रही है अनुष्का? और तू मीरा का तेल इस्तेमाल कर रही थी क्या? बेशर्म कहीं के, तूने तो उसकी तेल की बोतल तोड़ दी। तो मैं और क्या करती माँ जी? अब वो तो मुझे बताने से रही कि वो अपने बालों में क्या लगाती है, इसीलिए मैं खुद से यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि उनके तेल को अपने गंजे सर पर लगाने से मेरे सर पर भी बाल आ जाएंगे। अरे निकम्मी लड़की, जो काम इतने बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके वो काम ये तेल क्या खाक करेगा क्या? तेरा गंजापन अब ठीक कभी नहीं होगा। आज तो तूने यहाँ पर आकर मेरी मीरा बहू का तेल इस्तेमाल करने की जुर्रत की है, लेकिन आइंदा से यहाँ पर आने के बारे में सोचना भी बंद, समझी कि नहीं? ऐसे ही एक दिन जब मीरा पोछा मार रही होती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर लगा हुआ लंबे बालों का विग नीचे गिर जाता है। मीरा के ये छोटे बाल देखकर जमुना और अनुष्का हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी, इसका मतलब आपके इतने छोटे बाल हैं और आप ये विग पहनती हो। अब मैं समझी कि उस रात आप जेठी को अपने बालों में गजरा लगाने क्यों नहीं दे रही थी। ये सब क्या है मीरा? तूने हम सबको धोखा दिया। हाँ माँ जी, मेरे बाल भी छोटे हैं और ये बाल उम्र के साथ झड़ने लगे थे और इसीलिए मैं विग इस्तेमाल करने लगी ताकि मुझे कोई भी ताने ना दे और बस मेरी तारीफें ही करते रहे। अरे निगौड़ी, मैंने तो केवल तेरे बाल देखकर ही तुझे अपने राघव के लिए पसंद किया था। मुझे लगा कि टीवी में आ रही हीरोइन की तरह तेरे बाल भी वाकई में लंबे होंगे। देखिए माँ जी, हकीकत तो ये है कि टीवी में जो भी हीरोइन आती है वो बाल भी उनके असली नहीं होते, नकली ही होते हैं। हे भगवान, मैं तो खामखा ही इससे जलती रही। अच्छा है, अब ये भी अपने छोटे बाल लेकर घूमेगी और इसकी कोई भी तारीफ नहीं करेगा। देख बहू, अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब आगे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आज तो तेरा विग हमारे सामने गिरा है, लेकिन कल को अगर किसी के सामने गिरा तो हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और इससे अच्छा तो ये है कि अपने ये छोटे बाल तो खुद ही सबको दिखा दे। अब इतना रायता फैलाया है तो उसे समेटना भी चाहिए। मेरा तो नसीब ही फूटा है, दोनों बहुएं एक बराबर हैं। अब जमुना दुखी होकर अपना सिर पकड़ लेती है और उस दिन के बाद से मीरा अब अपने असली बालों में ही रहने लगती है।